हाँ, चैप्टर का नाम है ऑडिट रिस्क एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ये हम बोल रहे थे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बहुत पूछता है। इन अ गुड सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक, द वर्क ऑफ वन इज चेक्ड इनडायरेक्टली बाय द वर्क ऑफ अनदर। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विथ एग्जाम्पल। देखो, पहले हम लोग को जानना जरूरी है कि इंटरनल चेक और इंटरनल कंट्रोल होता क्या है। तो इसका डेफिनेशन हम लोगों को थोड़ा पहले पढ़ लेना होगा। तो हम आगे लिखवाएं क्वेश्चन 2 में, what is internal check system? An internal check system is a part of internal control. इंटरनल कंट्रोल बड़ा चीज है, इंटरनल चेक उसके अंदर का छोटा सा पार्ट है। It is an arrangement of duties allocated in such a way that the work of one employee is automatically checked by another. देखो, इंटरनल चेक का मतलब होता क्या है। सोचो, हम लोग एक ऑफिस में काम करते हैं। अब कैसे समझ में आएगा साल के एंड में जब ऑडिट होगा, तो उस टाइम बैठ के हम लोग कैसे गलती फाइंड करेंगे? ये पॉसिबल नहीं है। तो पूरा साल बड़े बड़े कंपनीज में, बड़े बड़े ऑफिसेज में होता क्या है, मेरे को काम दे दिया जाएगा जर्नल पास करने का, आयुष को काम दे दिया जाएगा लेजर बनाने का, प्रिया को काम दे दिया जाएगा ट्रायल बैलेंस बनाने का, फिरोजा को काम दे दिया जाएगा फाइनल अकाउंट्स बनाने का। ऐसे धीरे धीरे दूर तक किसी को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का, किसी को बोला जाएगा तुम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेक कर लेना। तो रियल में एक का काम दूसरे से ऑटोमेटिकली चेक हो जा रहा है। कैसे? हम जर्नल पास कर रहे हैं, उसी हम जर्नल बनाकर आयुष को दे दे रहे हैं। अगर मेरे जर्नल में कोई एरर है तो वो तो जर्नल देख देख कर ही लेजर बनाएगा। जर्नल में हम नरेशन लिखे होंगे, उससे लगे हाथों वो जर्नल भी चेक करता जाएगा। ऑब्वियसली वो देखेगा। अगर होता है परचेज टू कैश, कहीं पे हम गलती से लिख दिए कैश टू परचेज, तो वो उसको देखकर भी समझ में आएगा कि कैश टू परचेज क्या होता है, वो रॉन्ग लिखी है, तो वो उसको रेक्टिफाई कर देगा। तो ऑटोमेटिकली अब सोचो लेजर में कुछ गलती हुआ है, तो प्रिया ट्रायल बैलेंस बना रही है, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं किया, तो वो लेजर में जाएगी। लेजर में गलती फाइंड करने के लिए ऑटोमेटिकली वो जर्नल में जाएगी। ट्रायल बैलेंस अगर टैली कर भी गया, फिर भी देखकर बहुत सारे आइटम को समझ में आता है कि वो सही जगह है या नहीं। जैसे परचेज का बैलेंस क्रेडिट में दिख रहा है, तो डेफिनेटली रॉन्ग है। डेटर्स का बैलेंस क्रेडिट में दिख रहा है, तो वो रॉन्ग है। तो एक बनाने और ट्रायल बैलेंस ही अगर वो लगातार बनाती है, उसका वही काम है, तो उसमें वो एक्सपर्टीज होगी, उसमें वो एक्सपर्ट होगी, तो ऑब्वियसली वो बहुत अच्छा बनाएगी, उसपे एक एरर नहीं होता होगा। फिर भी अगर कोई एरर है तो डिटेक्ट कर लेगी तुरंत। तो बेसिकली इंटरनल चेक सिस्टम वो चीज होता है जिसमें एक एम्प्लॉय का काम दूसरा एम्प्लॉय ऑटोमेटिकली चेक कर लेता है। चेक करने में अलग से टाइम नहीं देना पड़ता है। इससे कोई एरर या फ्रॉड हुआ है तो वो डिटेक्ट हो जाता है। हम प्रॉपर एग्जाम्पल दिए हैं, एग्जाम में देना है। A staff records purchase in the book and another staff posts them into ledger. Another after checks and another after checks and another staff makes payment. एक चेक कर रहा है, एक पेमेंट कर रहा है। तो अब इसको स्टेटमेंट फॉर्म में एक्सप्लेन करने बोल दिया है कि इन अ गुड सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक, एक अगर अच्छे से किसी जगह पे इंटरनल चेक सही तरीके से बैठाया हुआ है ये सिस्टम, तो एक का काम दूसरे से इनडायरेक्टली चेक हो जाएगा। ये स्टेटमेंट को समझाओ। तो अभी हम जो भी बात बोले वही बात यहाँ पे लिखते जाना है। तो वही, एन इंटरनल चेक इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ ड्यूटीज। यहाँ पे हम सबको अपना अपना ड्यूटी एलोकेट कर दिए हैं इन सच अ वे that the work of one employee is automatically checked by another with a view to prevent and detect errors और होगा वो errors और frauds. Errors or frauds. The essential elements of a sound internal check system. सबसे अच्छा इंटरनल चेक सिस्टम अगर कहीं पे है तो उसमें क्या क्या होना चाहिए? डिविजन ऑफ वर्क, अभी हम समझाएं, हम जर्नल करते हैं, वो लेजर करता है, वो ट्रायल बैलेंस करती है, तो दिस इज डिविजन ऑफ वर्क। दूसरा, नो पर्सन, अच्छा आधा लिखा हुआ है उसको कंप्लीट कर लो। नो पर्सन शैल हैव इंडिपेंडेंट कंट्रोल ओवर ऑल इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस। एक पर्टिकुलर पर्सन का सारे काम में
हाथ नहीं होगा। जैसे हम ही सारा जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब हम अकेले करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरा, वर्क ऑफ वन स्टाफ कैन बी चेक्ड बाय अनदर स्टाफ। ऐसा ये 3 चीज होगा तो इंटरनल चेक सिस्टम बहुत अच्छा है उस ऑफिस का, उस कंपनी का। The main objective of this system is prevention and early detection of errors and frauds. ये इंटरनल चेक सिस्टम आया क्यों? क्योंकि गलती अर्ली ही डिटेक्ट हो जाए। मतलब एंड में डिटेक्ट होगा तो बहुत दिक्कत होगा, इसलिए कोई भी अगर एरर या फ्रॉड हो रहा है तो वो जल्दी डिटेक्ट हो जाए। The system is based on the principle that when the performance of an individual is checked by another, the chances of occurrence of errors are greatly reduced. अगर एक इंडिविजुअल का गलती दूसरा मतलब एक इंडिविजुअल का परफॉर्मेंस अगर दूसरा इंडिविजुअल चेक कर लेगा तो गलती होने का चांस रिड्यूस हो जाता है। और ये तो हम समझा दिए। अब बोल रहे इंटरनल चेक का ऑब्जेक्टिव क्या है? वही बात जो अभी हम समझाए। क्वेश्चन आएगा तो कैसे लिखना है? मिनिमाइजेशन ऑफ फ्रॉड एंड एरर। ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्टिव। क्यों करते हैं इंटरनल चेक? फ्रॉड और एरर कम करने के लिए, मिस एप्रोप्रिएशन प्रिवेंट करने के लिए, प्रिवेंट मतलब बचाना, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, सारा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाए इसलिए, इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ स्टाफ, सारा एफिशिएंसी रहेगा स्टाफ में, क्योंकि हमको पता है हम कोई भी गलती किए तो उससे ट्रेस हो जाएगा। और हम एक ही काम लगातार करेंगे तो वैसे भी हम एफिशिएंट रहेंगे। अगर हम एक ही सब्जेक्ट लगातार पढ़ाते जाएंगे तो उसको समझाने का मेरा जो एफिशिएंसी होगा वो ऑब्वियसली अच्छा रहेगा। प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, तो ये है पूरा एक्सप्लेन किए, इसको रीड कर लो। टू मिनिमाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स, फ्रॉड्स एंड इरेगुलरिटीज कमिटेड बाय द स्टाफ। प्रिवेंशन तुम्हारा, इट हेल्प्स टू प्रिवेंट द मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश एंड गुड्स। कोई भी अगर मिस एप्रोप्रिएशन किया है कैश और गुड का तो प्रिवेंट हो जाएगा। एलोकेशन ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सबको अपना अपना ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होता है। A good system of internal check helps to allocate duties and responsibilities in such a way to every staff in the organization. Record होगा business transaction, increasing efficiency of staff, right man is placed in the right job, जिसके लिए जो काम है वही उसको करेगा। Increasing the efficiency of the clerk in the organization. Preparation of final accounts, it helps to prepare the final accounts in such a way that it can be easily understood. इसके बाद बोल रहा है क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में सजेस्ट सुइटेबल, हम जो भी करवाए हैं वो किसी ना किसी एग्जाम का है तो समझ ही सकते हैं, ऑल क्वेश्चंस आर इम्पोर्टेंट, इसलिए 2001 लिख दिए। ये 2 बार आया है, ये 2013 में आया है, ये 2012 में आया है, इसलिए ये नहीं पूछ सकते कि क्या ये सब एग्जाम में आएगा। आता ही है, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ऐसा टाइप का ही आएगा। Suggest a suitable system of internal check in relation to payment of wages in a large manufacturing concern. अगर सोचो हम लोगों के कंपनी में, देखो ये सब ऑडिट ये सब वही करता है जिसका बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। तो बेसिकली उन लोगों के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बहुत सारे वर्कर होंगे। अगर बहुत सारे वर्कर होंगे तो क्रोर्स और क्रोर्स पेमेंट में तो सिर्फ वेजेस पे होता होगा। सोच ही सकते हैं आज जो बड़े-बड़े कंपनीज है उन लोगों के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में मतलब लैक्स में वर्कर रहते हैं, तो ऑल ओवर इंडिया। तो ये लोग कैसे एक कंपनी मतलब देखेगा कि पेमेंट ऑफ वेजेस में कोई एरर तो नहीं हो रहा है। तुम लोग पूछोगे कैसा एरर होगा, जितना वर्कर है उतना पेमेंट कर देंगे। नहीं, सोचो मेरे को बैठाया गया है कि तुम सिर्फ वर्कर लोग का पेमेंट करना। हम क्या करेंगे, हम लोग के ऑफिस में 10,000 वर्कर है, हम क्या करेंगे पेमेंट दिखाएंगे 12,000 वर्कर का, या चलो 10,500 वर्कर का। 500 वर्कर है ही नहीं, वेजेस पेमेंट दिखा देंगे, अकाउंट भी किसी का अपना ही रिलेटिव ये सब कैसे भी हम मैनेज कर लेंगे किसी का भी, और उसको पेमेंट कर भी देंगे, उससे अलग से उसको थोड़ा कमीशन दे के पैसा ले लेंगे। तो रियल में 500 वर्कर का तो पेमेंट खा रहे हैं। तो ये कैसे कंपनी कंट्रोल करेगी? In a large manufacturing concern, payment of wages is one of the major parts of total cost of production. हम लोग जानते ही हैं wages accounting का major part है।
देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ फ्रॉड इन द पेमेंट ऑफ वेजेस। ये बहुत कॉमन फ्रॉड है जो बहुत सारे ऑफिसेज में होता है। Therefore, there should be an effective administrative and accounting control system to minimize such fraud. तो इसके लिए बहुत जरूरी है एक अच्छा सिस्टम बनाना। फ्रॉड इन पेमेंट ऑफ वेजेस में बी कमिटेड इन वेरियस वेज। कैसे कैसे करते हैं लोग ये वाला एरर मतलब फ्रॉड को? इंक्लूजन ऑफ डमी वर्कर्स इन द वेज शीट। जो हम अभी बोले वो वर्कर है ही नहीं पर वेज शीट में लिखा हुआ है वर्कर का नाम। मार्किंग एब्सेंट वर्कर एज प्रेजेंट। कोई वर्कर एब्सेंट था तो उस दिन तो उसका पेमेंट नहीं होगा, वो लोग क्या करेगा, उसको प्रेजेंट दिखा देगा, उस वर्कर को पैसा देगा नहीं, उसको बोल देगा तुम एब्सेंट था, रजिस्टर में प्रेजेंट लिखा हुआ रहेगा, उसका पेमेंट खुद को दे देगा। मैनिपुलेटिंग द आवर्स ऑफ वर्क। सोचो वो काम 8 घंटा की जगह वो 6 घंटा किया और बोला आज सर जल्दी जाना पड़ेगा। हम बोले हाँ ठीक है चल जाओ, हम बुक्स में दिखा देंगे पूरा 8 घंटा काम किया है, उसको 2 घंटा का कम पैसा दे देंगे। उसको तो पता ही होगा उसका 2 घंटे का कटेगा, वो तो कुछ नहीं बोलेगा, हम उसका 2 घंटा का पेमेंट रख लेंगे और अल्टीमेटली बॉस को बोलेंगे सब टाइम पे काम कर रहा है। फोर्थ, रिकॉर्डिंग एक्स्ट्रा ओवर टाइम। बोल देंगे ये वर्कर ज्यादा देर काम किया था, 10,000 में 10 वर्कर का भी दिखा देंगे ओवर टाइम कि 5 घंटा 4 घंटा ज्यादा किया तो बहुत मिल जाएगा। तो ये 4 तरीका है जिससे लोग फ्रॉड करते हैं। In order to protect these kinds of frauds, a good system of internal check is required. The internal check in respect of wages may be kept as follows. Maintenance of wage record. Proper wage record बनाओ. Preparation of wage sheet. Proper wage sheet बनवाओ. Payment of wage record. किस बैंक अकाउंट में जा रहा है वो भी दिखाओ, किस मोड में पेमेंट कर रहे हो वो भी दिखाओ। ये सब होता है पेमेंट ऑफ वेजेस रिकॉर्ड में। अब हम लोग को बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल चेक। हम लोग इतने देर से इंटरनल चेक के ऊपर पढ़ रहे हैं पर डिफरेंस पढ़ने के पहले इंटरनल कंट्रोल जानना बहुत जरूरी है। तो पहले नंबर 6 में जान रहे इंटरनल कंट्रोल होता क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर इसका पार्ट है इंटरनल चेक तो ये इंटरनल चेक वाला सारा कैरेक्टर तो इसमें होगा ही, खुद का और भी होगा। तो जैसे हमारा अकाउंट्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है AS, वैसे ऑडिट में SA होता है स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग। तो जैसे हम लोग का 1 2 3 4 AS है वैसे SA भी बहुत सारा है। तो इंटरनल कंट्रोल के बारे में SA 315 में लिखा गया है। मतलब अगर इंटरनल कंट्रोल का किसी को डिटेल पढ़ना है तो वो SA 315 जाके पढ़ ले। तो इंटरनल कंट्रोल में लिखा हुआ है कि इट रेफर्स टू द प्रोसेस डिजाइन इम्प्लीमेंटेड एंड मेंटेन्ड बाय दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस मैनेजमेंट एंड अदर पर्सोनेल to provide reasonable assurance about the achievement of an entity's objective in order to reliability of financial reporting. इसका क्या मतलब हुआ? ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को पूरा डिजाइन करता है। मतलब हम इसका कैरेक्टर बताते हैं। A good system of internal control should involve proper division of duties with respect to access of asset। जैसे इंटरनल चेक में सिर्फ है कि हम लोग कैसे काम करवाएंगे, डिवीजन ऑफ वर्क है उसमें बस। इसमें A to Z चीज है, एसेट मेंटेनेंस, लाइबिलिटी मेंटेनेंस, बैंक का हर एक ट्रांजैक्शन मेंटेनेंस, सबका ऑथोराइजेशन का मेंटेनेंस। इसमें इंटरनल कंट्रोल में सिर्फ वर्क मतलब हम लोग का काम कैसे चेक होगा वो नहीं, A to Z चीज। कोई गलत असेट तो खरीद के नहीं ले आके बुक्स में दिखा रहे मशीन है, रियल में कोई मशीन है ही नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ है। कोई बैंक से गलत ट्रांजैक्शन तो नहीं कर ले रहा है। इस तरीके का सारा सारा चीज का चेक करने का काम इंटरनल कंट्रोल के अंदर है। सिर्फ उसमें से इंटरनल चेक एक पार्ट है। तो वही हम ऊपर लिखे हैं, ये पूरा प्रोसेस है जो डिजाइन करता है, इम्प्लीमेंट करता है, मेंटेन करता है और प्रॉपर गवर्नेंस के हिसाब से ये सब कुछ मैनेज करता है एंटिटी का ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए। और जहाँ पे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम प्रॉपरली फॉलो होता है वहाँ का फिनेंशियल रिपोर्टिंग बहुत रिलायबल होता है। फिनेंशियल रिपोर्टिंग होता है जो हम लोग को इंटरनेट पर फिनेंशियल स्टेटमेंट दिखाई देता है, उस पे हम लोग आंख बंद करके ट्रस्ट करते हैं क्योंकि इंटरनल कंट्रोल होता है।
फिर बोल रहा है स्कीम ऑफ ऑथोराइजेशन, every transaction should be duly authorized by the proper authority and every transaction should be properly accounted for. ऑथोराइजेशन ये कैसे बनाता है, मतलब कैसे हम लोग जैसे हम लोग कहीं पे डॉक्यूमेंट देते हैं तो बोलता है ना, ऑथेंटिकेशन चेक करता है, सही रिजल्ट दिए हैं कि जाली रिजल्ट दिए हैं, वो कैसे चेक करेगा? उसको चेक करने का अगर पूरा सिस्टम बनाया हुआ है तो इंटरनल कंट्रोल है। बहुत जन देखना न्यूज़ में आता है कि पूरा इतना-इतना पढ़ाई पढ़ भी लिया, पर उसका सारा डिग्री जाली था। तो वो जहाँ पे दिया है वहाँ पे अच्छा इंटरनल कंट्रोल नहीं था, इसलिए वो ट्रेस नहीं कर पाया। Personnel, the function of internal control system depends on the honesty of the person operating it. अब एक बात सोचो, इंटरनल कंट्रोल जो बना रहा है उसका तो सही होना जरूरी है ना, वही अगर गलत बना रहा है तब तो कुछ नहीं हो पाएगा, पर उसका सही होना जरूरी है। द पर्सोनेल मतलब वो वाला आदमी, पर्सोनेल शुड बी क्वालिफाइड, वेल ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस्ड। ये बेसिकली कौन होते हैं? जो कंपनी के कर्ता धर्ता होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये सब बनाता है, उन्हीं लोग फ्रॉड रहता है तब तो पता ही है क्या हो जाता है, स्कैम हो जाता है। पर बेसिकली वो लोग नहीं होते हैं क्योंकि वही लोग तो कंपनी बनाए हैं, तो वो लोग ये बनाते हैं। इसके अंदर इंटरनल चेक सिस्टम तो रहेगा ही, जो सिर्फ अकाउंटिंग का चीज संभालता है। इंटरनल चेक में सिर्फ अकाउंटिंग प्रोसीड्योर ही डिजाइन रहता है और कुछ नहीं। नो सिंगल पर्सन इज ऑथोराइज्ड टू कैरी आउट द होल ऑपरेशन इन्वॉल्व्ड इन अ ट्रांजैक्शन। अकाउंट्स का काम किसी एक आदमी को नहीं दिया जाता है, इसलिए बड़े बड़े कंपनीज में बहुत सारा सीए होता है। फिर सीए के बाद बीकॉम ग्रेजुएट्स को वो लोग हायर करते हैं जो सीएस का हेल्प करेगा। 12th पास आउट रहते हैं बस परसुइंग बीकॉम, वो लोग उन लोग को हेल्प करेगा। बहुत लोग को इन्वॉल्व करता है ये लोग। फिर मैनेजमेंट सुपरविजन, implementing and maintaining of internal control system is the responsibility of the management. ऑब्जेक्टिव क्या क्यों बनाए हम लोग? सेम वही सब मिलेगा तुम लोग को, प्रॉपर ऑथराइजेशन, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, सेफ गार्ड ऑफ एसेट्स एंड रिकॉर्ड्स, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स, एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड। अब हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पूरा होल सिस्टम है कंट्रोल करने का, पर इंटरनल चेक सिस्टम सिर्फ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का पार्ट है। ये सिर्फ डे टू डे ट्रांजैक्शन को चेक करता है और ये पूरा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को रिलायबल बनाता है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? इसका ऑब्जेक्टिव है रीजनेबल एश्योरेंस। ये हम लोग को यकीन दिलाता है, मतलब एंटिटी को यकीन दिलाता है कि उसका ऑब्जेक्टिव ये फुलफिल करेगा। कैसे? सही फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाकर। पर ये कुछ किसी को कमिट नहीं करता है, इसका सिर्फ काम है एरर और फ्रॉड डिटेक्ट करना। ये एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, इसका लिमिटेड स्कोप है। कैसे? इसका एक्टिविटी पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को अंदर रखता है, सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट, फिजिकल वेरिफिकेशन, इंटरनल ऑडिट, सब कुछ मिलकर इंटरनल कंट्रोल बनता है। पर इसका काम सिर्फ बुक कीपिंग और अदर क्लरिकल वर्क का हिसाब करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मैनेजमेंट पे होता है, इसका ऑर्डिनरी स्टाफ पे जो जर्नल पास कर रहा है, लेजर बना रहा है, हम लोग सब नॉर्मल लोग हैं कंपनी के, हम लोग के ऊपर होता है इसका काम। पर इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट संभालता है, जिसको गवर्नमेंट को आंसर देना है। फ्लेक्सिबिलिटी, इंटरनल कंट्रोल बहुत फ्लेक्सिबल होता है क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ है, तो कभी भी कुछ भी चेंज होता रहता है। पर इंटरनल चेक बार बार चेंज नहीं होता। ये गवर्नेंस ओरिएंटेड होता है, वो प्रोसीड्योर ओरिएंटेड होता है। मतलब इसमें कोई भी अगर हम लोग काम कर रहे हैं वो गवर्नेंस को ध्यान में रखकर, यहाँ पे बस हम लोग अपना प्रोसीड्योर फॉलो कर रहे हैं, किसी गवर्नमेंट को ध्यान में नहीं रख रहे। अब इसमें बोल रहा है, इस तरीके का क्वेश्चन बहुत कॉमन एग्जाम में आना, प्रिपेयर एन इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनेयर ऑफ वेज पेमेंट इन द लार्ज मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। जब हम लोग इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनेयर बनाते हैं, इंटरनल कंट्रोल खुद का क्वेश्चनेयर मेंटेन करता है। क्वेश्चनेयर होता है, एक क्वेश्चन होता है, उसमें यस नो और नॉट एप्लीकेबल का कॉलम होता है, उसमें टिक देने बोलता है। तो वेज को चेक कैसे करता है इंटरनल कंट्रोल, कैसे क्वेश्चनेयर बनाता है? मतलब हम बोले ना इसमें आके रैंडमली, जैसे आयुष पूछा कि उसमें वेज शीट ये सब बना भी लेंगे तो कैसे, उसमें भी तो फ्रॉड हो जाएगा, इसलिए बीच बीच में क्वेश्चनेयर फॉर्म कर देता है। उसमें क्या लिखा हुआ रहता है?
इज देयर एनी सेपरेट डिपार्टमेंट टू डील विथ वेजेस? मतलब उसमें रैंडमली क्वेश्चन पूछता है कि क्या कोई और भी डिपार्टमेंट है जिसमें वेज पे करना पड़ता है हम लोग को? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस जॉब्स रिलेटिंग टू वेजेस? वेजेस का काम से कौन कौन सा काम मतलब पार्ट डील करता है? टाइम रिकॉर्ड, प्रिपरेशन ऑफ वेज शीट, प्रिपरेशन पेमेंट ऑफ वेजेस, ये 3 चीज जरूरी है वेज पे करने के लिए। फिर और क्वेश्चन, हाउ आर द ड्यूटीज सेग्रीगेटेड अमॉन्ग द पर्सोनेल? इसका आंसर ऐसे यस नो में नहीं रहता है, ये इलेबोरेटेड रहता है बहुत, तो इसमें यस नो में आंसर नहीं दे सकते, पर इसका फॉर्मेट वैसा ही होता है, क्वेश्चन इसी पे बेस्ड होता है। हाउ आर द ड्यूटीज सेग्रीगेटेड अमॉन्ग द पर्सोनेल? किस पर्सोनेल को क्या काम दिया हुआ है? क्योंकि अगर ये नहीं पता होगा तो बोल दिया जाएगा कि सारा लोग ही सीए है। हम एक बार वर्कर का व्यू पॉइंट से नहीं, एम्प्लॉय के व्यू पॉइंट से बता रहे हैं। सोचो हम लोग पास 2 सीए है, 3 पोस्ट ग्रेजुएट है और 3 अंडर ग्रेजुएट है। हम क्या किए, 2 ही सीए है, पर एक आदमी को सीए दिखा के बुक्स में उसको भी ह्यूज पेमेंट कर दिए। इसलिए पूछ रहा है किसको क्या ड्यूटी दिया हुआ है, ड्यूटी देख के पता चल जाएगा कौन क्या है। हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑथोराइजिंग द फॉलोइंग? वर्कर में कौन एंगेज रहता है? रिटायरमेंट या डिस्पोजल, रेट ऑफ वेजेस मतलब 1 घंटे का कितना देते हो, डिडक्शन फ्रॉम वेजेस, वेजेस से कुछ भी कटता है तो कितना कटता है, हु कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ ऑल द वर्कर्स, कौन रख रहा है ये, व्हाट आर द अरेंजमेंट फॉर कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ टाइम, कौन ये टाइम रिकॉर्ड करने का काम कर रहा है, आर दे एडिक्वेट, सही है जितना तुम टाइम लिख रहे हो, व्हाट इज द बेसिस ऑफ ओवर टाइम? देखना हम लोग लेबर चैप्टर करते हैं तो बताता है कि एक दिन में हम लोग 8 घंटा काम करवाते हैं, अगर 8 घंटा से वो ज्यादा काम करता है तो उसको ओवर टाइम कहते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है किस बेसिस पे ओवर टाइम बोल रहे हो, हु कैन ऑथोराइज ओवर टाइम, कौन बोला ओवर टाइम का ज्यादा पैसा देंगे, या कौन बोला कि 8 घंटे से ज्यादा काम करोगे तो हम ओवर टाइम मान लेंगे, मतलब कौन ऑथोराइज किया है। आर जॉब कार्ड्स मेंटेन, जॉब कार्ड मेंटेन होता है? जॉब कार्ड होता है जिसमें प्रॉपर अटेंडेंस लिखा रहता है। इज द अटेंडेंस रिकॉर्ड रिकॉन्साइल्ड विथ जॉब कार्ड ऑन रेगुलर बेसिस? अटेंडेंस का जो जहां वर्कर लोग साइन करके घुसता है और जॉब कार्ड जो पढ़ा लिखा आदमी बनाता है वो मेंटेन करता है, मतलब रिकॉन्साइल मैच कर रहा है। व्हाट आर द अरेंजमेंट्स फॉर कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ पीस वर्क? एक एक पीस बनाने का जहां नंबर ऑफ यूनिट्स पे होता है, एक एक वर्कर कितना पीस बना दिया, ये कैसे हिसाब रखते हो? व्हाट आर द पॉलिसीज रिगार्डिंग रेट्स ऑफ वेजेस, इंसेंटिव स्कीम, हॉलीडे पे, ये सब का क्या स्कीम है, कैसे मेंटेन करते हो? इसके बाद बोल रहा है क्वेश्चन 8, इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर बोल रहा है रॉ मटेरियल परचेज से रिलेटेड। एक लार्ज मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में बहुत रॉ मटेरियल खरीदाता होगा, ठीक है, तो उसके ऊपर पूरा क्वेश्चनियर है। आर परचेज सेंट्रलाइज्ड इन द परचेज डिपार्टमेंट? सेंट्रलाइज्ड मतलब एक ही जगह से सब कुछ कंट्रोल होना, उसको सेंट्रलाइज्ड कहते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड होता है अलग अलग अपना अपना करो, जैसे कि जैसे एक स्कूल में डिसेंट्रलाइजेशन होता है, एक ही प्रिंसिपल होती है, वो सारे सब्जेक्ट की टीचर को कंट्रोल करती है, सारी क्लास को वही कंट्रोल करती है। पर कॉलेज में कैसे होता है, बीकॉम डिपार्टमेंट का अलग, बीए डिपार्टमेंट का अलग, बीएससी डिपार्टमेंट का अलग, एमकॉम का अलग, अलग अलग कोर्स का अलग। पर स्कूल में आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों की एक ही प्रिंसिपल होती है, वही सबका डिसीजन लेती है। पर कॉलेज में अलग अलग सब्जेक्ट वाइज, अलग अलग शिफ्ट वाइज टीचर बदलता है, तो कॉलेज में डिसेंट्रलाइजेशन है, अपना अपना डिपार्टमेंट का अपना अपना एचओडी है। पर स्कूल में ऐसा कुछ नहीं होता, सारा डिसीजन प्रिंसिपल ही लेती है फॉर द होल स्कूल। तो बेसिकली स्कूल में सेंट्रलाइजेशन है, कॉलेजेस में डिसेंट्रलाइजेशन है। तो पूछ रहा है क्या परचेज डिपार्टमेंट सेंट्रलाइज्ड है, मतलब एक ही जगह से डिसीजन होता है? व्हाट इज द प्रोसीड्योर फॉर इशूइंग परचेज रिक्विजिशन? परचेज रिक्विजिशन होता है रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को रॉ मटेरियल देता है, इशू करता है। मतलब जब सामान खरीद के आता है तो फैक्ट्री में उतरता है, फैक्ट्री में कहाँ उतरता है, रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट में उतरता है, जहाँ रॉ मटेरियल स्टोर होगा। अब तुम लोग करते हो प्रोडक्शन, तो मेरे से मांगना पड़ेगा ना कि थोड़ा मैम रॉ मटेरियल दीजिए, प्रोडक्शन करना है। तो हम तुम लोग को एक कागज देते हैं बिल जैसा, वो उसको परचेज रिक्विजिशन कहते हैं।
उसमें हम लिख देते हैं कि तुम आए थे मेरे से 10 केजी लेकर गए हो। तो पूछ रहा है क्या तरीका है, कैसे इश्यू करते हो? Are the purchase orders based on valid purchase requisition duly signed by the authorized person? मतलब वो वैलिड ही रहता है ना कि हम साइड से रॉ मटेरियल बेच देते हैं और बता देते हैं आयुष को दिए थे। ऐसा करते हैं कि सच में देते हैं, वैलिड है या नहीं? Are tender invited? If yes, then what is the procedure of acceptance thereof? टेंडर होता है, बड़े-बड़े कंपनीज ना रॉ मटेरियल कैसे खरीदते हैं, न्यूज़पेपर में टेंडर आता है। टेंडर का मतलब होता है हम बहुत बड़े, सोचो कंपनी है, सब मेरे को अपना सामान बेचना चाहेगा, तो हम न्यूज़पेपर में दे देंगे टेंडर सबमिट करो। तो आयुष मेरे को बोला हम आपको 1 पीस 10 रुपया में देंगे। प्रिया बोली हम आपको 1 पीस 10.5 रुपया में देंगे। ऐसा मेरे को बहुत सारा टेंडर मिला, जिसमें सबसे लोएस्ट प्राइस रहेगा और अच्छा क्वालिटी रहेगा, हम उसको चूज़ करेंगे। तो बोल रहा है तुम लोग टेंडर कैसे इनवाइट करते हो? इनवाइट मतलब बोलना कि दो मेरे को अपना-अपना कोटेशन, और फिर हम उसको एक्सेप्ट किस बेसिस पे करते हैं? प्राइस के बेसिस पे, क्वालिटी के बेसिस पे, कैसे? आर परचेज मेड ओनली फ्रॉम अप्रूव्ड सप्लायर? क्या हम लोग परचेज सिर्फ अप्रूव्ड लोगों से करते हैं? इज अ लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड सप्लायर मेंटेन्ड फॉर दिस पर्पस? अगर हाँ, हम लोग सिर्फ अप्रूव्ड सप्लायर से ही खरीदते हैं तो उसका लिस्ट है। आर परचेज ऑर्डर प्रिपेयर्ड एंड ऑथोराइज्ड बाय ऑथोराइज्ड पर्सन? परचेज ऑर्डर जब हम लोग बनाते हैं तो क्या कोई ऑथोराइज्ड पर्सन उसको ऑथोराइज करता है? Are the documents evidence the arrival and acceptance of goods forwarded to accounts and receiving department? हम लोग अगर किसी भी दूसरे डिपार्टमेंट को ये ट्रांसफर करते हैं डॉक्यूमेंट, तो उसका एविडेंस है? What are the arrangement for inspection of goods? इंस्पेक्शन तो होगा ही गुड्स का, तो हम लोग कैसे करवाते हैं? Does pre-numbered goods received note GRN evidence all receipt of material? प्री नंबर्ड गुड्स रिसीव्ड होता है, गुड्स जो लीफो फीफो हम लोग करते हैं, जो पहले आया उसको पहले बेचेंगे, तो उसमें हम लोग कैसे कर रहे हैं? डू द गुड्स रिसीट रिकॉर्ड चेक्ड अगेंस्ट ऑथोराइज परचेज ऑर्डर? गुड्स जिस दिन आया और हम लोग का साइड में परचेज ऑर्डर भी था जो ऑथोराइज किया हुआ था, दोनों मैच होता है? ये सारा करना इसमें हम। इसके बाद बोल रहा है क्वेश्चन 9, इंटरनल ऑडिट कैन नॉट रिप्लेस इंटरनल चेक, एक्सप्लेन। इंटरनल ऑडिट कराने से इंटरनल चेक का जरूरत नहीं पड़ेगा, ऐसा है? मतलब बोल रहा है इंटरनल ऑडिट कभी रिप्लेस नहीं कर सकता इंटरनल चेक को। एक्सप्लेन करो। ऑब्वियसली नहीं कर सकता। इंटरनल ऑडिट जो होता है वो बड़े लेवल पे होता है, वो एक साथ पूरा बैलेंस शीट चेक हो रहा है, बड़ा बड़ा चीज चेक हो रहा है। पर इंटरनल चेक एकदम बेसिक से चेक करना शुरू करता है, पूरे जर्नल से, जो इंटरनल ऑडिट में पॉसिबल नहीं है। बैठ के वो जर्नल चेक करेगा, जर्नल के लिए भी वो वाउचर देखेगा, मतलब बिल देखेगा, इनवॉइस देखेगा, उतना पॉसिबल नहीं है। तो वही बोल रहा है नहीं कर सकता, इसको एक्सप्लेन करो। Internal check is a routine check on day-to-day transaction where the work done of one person is checked by another person. इंटरनल चेक में ये रूटीन है, डेली हर एक ट्रांजैक्शन चेक हो रहा है एक पर्सन का दूसरा पर्सन से। वेयर एज इंटरनल ऑडिट सिस्टम इज एन इंडिपेंडेंट फंक्शन established within an organization to examine and evaluating the efficiency and effectiveness of internal control system of the organization. इसमें सिर्फ ये चेक करता है कि सब कुछ ठीक है या नहीं, और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इस ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा है या नहीं। तो इसके लिए हम लोग डिफरेंस लिख देंगे इंटरनल ऑडिट और इंटरनल चेक का। ये एक इंडिपेंडेंट फंक्शन है, ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का पार्ट है। ये सिर्फ एफिशिएंसी चेक करता है, इसका काम सिर्फ एरर और फ्रॉड है, जो हम तब से बोल रहे हैं। इसका काम है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम सही से काम कर रहा है कि नहीं ये चेक करना। इसका काम है बुक कीपिंग चेक करना। इसके लिए एक सेपरेट स्टाफ चाहिए। इंटरनल ऑडिट करने के लिए हम लोग एक आदमी रखते हैं, सीए रखते हैं। इसको जो नॉर्मल एम्प्लॉय है वही चेक करते जा रहा है, अलग से हम लोग इंटरनल चेक करने के लिए किसी को रखते नहीं है। इट इज ए स्पेशलाइज्ड फंक्शन, ये रूटीन फंक्शन है। इट इज कंट्रोल ओरिएंटेड, इसी इट इज प्रोसीड्योर ओरिएंटेड। 10 में है इंटरनल ऑडिट होता क्या है, क्या ये कंपलसरी है सारे लिमिटेड कंपनी के लिए?
इंटरनल ऑडिट हम अभी एक्सप्लेन कर दिए क्या है डिफरेंस में। सिर्फ हम समझा रहे हैं इंटरनल ऑडिट इज मैंडेटरी, मैंडेटरी मतलब कंपल्सरी फॉर द लिस्टेड कंपनीज irrespective of the size of paid up capital and reserves or turnover। ऊपर क्वेश्चन पूछा है क्या ये लिमिटेड कंपनी के लिए जरूरी है, जिसके बाद में भी लिमिटेड लगा रहता है, पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, क्या उन सब के लिए कंपलसरी है? तो यहाँ बोल रहा है ये सिर्फ लिस्टेड कंपनी के लिए जरूरी है। लिस्टेड मतलब जो एनएससी और बीएससी में लिस्टेड है, सिर्फ उन लोगों के लिए ही इंटरनल ऑडिट इज कंपलसरी। फिर उन लोगों का कोई भी पेड अप हो, कुछ भी रिजर्व हो, कुछ भी टर्नओवर हो, अगर वो लिस्टेड है तो इंटरनल ऑडिट कराना पड़ेगा। इंटरनल ऑडिट अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी का कराना है तो अनलिस्टेड कंपनी का कंडीशन है। लिस्टेड कंपनी को तो हर हाल में कराना है, पर अनलिस्टेड कंपनी का पेड अप कैपिटल 50 करोड़ से ज्यादा हुआ, 50 करोड़ या 50 करोड़ से ज्यादा, तभी कंपलसरी है इंटरनल ऑडिट। अगर अनलिस्टेड कंपनी का टर्नओवर 200 करोड़ से ज्यादा हुआ तभी कराना पड़ेगा उसको। अगर अनलिस्टेड कंपनी का लोन लेने का अमाउंट 100 करोड़ से ज्यादा है तभी उसको इंटरनल ऑडिट कराना होगा। इसका अगर डिपॉजिट 25 करोड़ से ज्यादा है तभी इसको इंटरनल ऑडिट कराना होगा। उसके बाद है ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क है जो ऑडिटर expresses an inappropriate audit opinion when the financial statements are materially misstated. It is a function of the risk of detection risk। बोल रहा है कि एक ऑडिटर सोचो अनक्वालिफाइड रिपोर्ट बनाया है फिनेंशियल स्टेटमेंट पे, विदाउट, सोचो हम ऐसे ही रैंडमली चेक कर लिए हैं बिना किसी चीज को ध्यान में रखते हुए, तो अनक्वालिफाइड रिपोर्ट होता है जो डिटेल स्टडी करके, डिटेल ऑडिट करके हम नहीं बनाए हैं, ऐसे ही बनाए हैं विदाउट नोइंग दैट दे आर मटेरियली मिसस्टेटेड। सोचो ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, हम ये सब बात को ध्यान में नहीं दिए और ऐसे ही ऑडिट कर दिए, वो ऑडिट रिस्क है। ये तुम्हारा क्वेश्चन है सजेस्ट अ सुइटेबल सिस्टम। यहाँ इंटरनल चेक कैश रिसिट और कैश पेमेंट के लिए बना रहे हैं। एक बार वर्कर को वेजेस के लिए बनाए थे, रॉ मटेरियल परचेज के लिए बनाए थे। यहाँ इंटरनल चेक या क्वेश्चनेयर नहीं बनाने बोला है, इंटरनल चेक बोला है। कैसे इंटरनल चेक में कैश रिसीट और कैश पेमेंट को कैसे मेंटेन करेगा कि सही से कैश पे और कैश मिल रहा है कि नहीं। सबसे पहला काम है कैशियर का। There should be a separate clerk known as cashier to deal with receipt of cash। एक कैशियर रखना पड़ता है जो पूरा कैश का काम करता है। बैंक भी रखता है कैशियर पूरा अलग से, जो सिर्फ दिन भर कैश डिपॉजिट लेता रहता है। As soon as cash is received, it should be entered in a rough cash book or diary। जैसे ही उसको कैश मिलता है वो रफली किसी जगह पे लिख लेता है। The cashier should not be authorized to keep cash with him। बैंक में तुम लोगों को पता ही होगा कोई भी कैशियर पैसा को घर लेके नहीं जा सकता, वैसे ही किसी ऑफिस में भी कैशियर पैसा को घर लेके नहीं जा सकता। प्रेजेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर, एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर होना चाहिए जो कैश का ध्यान रखता है। उसके बाद बोल रहा है बैंक रिकॉन्सिलेशन, ये तो सबको पता है, पासबुक और कैशबुक मिलाया जाता है। काउंटर फॉइल, जो सीएफ का कॉलम होता है, ठीक से काउंटर फॉइल एक कॉपी होता है। यहाँ जैसे जर्नल में होता है लेजर फोलियो, उसमें नंबर लिखा रहता है। परचेज के सामने से नोट, तुम लोग अभी नोट बनाते हो फाइनल अकाउंट्स में, तो उसका काउंटर फॉइल देख पाते हैं ना। यहाँ अगर 1 लिखा है तो 1 का डिटेल चाहिए तो 1 नंबर में जाकर देखते हैं, उसको काउंटर फॉइल कहते हैं। यहाँ नंबर देख के डिटेल वहां पढ़ लो। तो रिसिट ऑफ मनी शुड बी इन डुप्लीकेट और इट्स काउंटर फॉइल मस्ट बी प्रिपेयर्ड। तो उसका एक डुप्लीकेट चीज बनाया जाता है एंड केप्ट फॉर रेफरेंस। मतलब यहाँ तो है ही तुम्हारे पास, एक हम भी रखेंगे अपने पास जिससे फ्यूचर में रेफरेंस में काम आएगा। बुक्स मस्ट बी केप्ट इन सेफ कस्टडी अंडर लॉक एंड की। इशुएंस ऑफ रिसिट, जिसको भी पैसा दो या लो उसको रिसिट दो। डेली डिपॉजिट, डेटर्स और स्पॉइल्ड रिसिट। स्पॉइल्ड रिसिट क्या होता है? स्पॉइल्ड रिसिट शुड बी कैंसिल्ड एंड मस्ट नॉट बी डिटैच्ड फ्रॉम द काउंटर फॉइल और टोटली रिमूव फ्रॉम द रिसिट बुक। अगर कोई रिसिट सोचो जैसे कि हम लोग के बैंक अकाउंट से हम लोग जीपे से भी पे करते हैं, सोचो हम लोग पे किए,
बैंक रियल में तुमको पैसा नहीं मिला, तो वो क्या करता है, मेरे को फिर से पैसा वापस दे देता है। मतलब मेरे से ही काटा, मेरे को ही पैसा वापस दे दिया। तो वो एक स्पॉइल्ड रिसिट होता है। मतलब पहले समझो मेरे को रिसिट काट के दिया कि आपने 100 रुपया पे किया है। फिर वो मेरे को ही मेरा पैसा वापस कर दिया कि आपने पे नहीं किया है। तो जो रिसिट पहले कटा था उसको काट देता है। बोलता है आपने कुछ पे नहीं किया है। फॉलोइंग सिस्टम may be adopted to control over कैश पेमेंट। कैश पेमेंट के लिए भी हम सेम चीज बोलेंगे, सेपरेट कैशियर रखते हैं। चेक यूज करो, अगर पेमेंट जब भी करो चेक में करो, इससे क्या होगा, रिकॉर्ड रहेगा। कैश पे करोगे तो दिखेगा नहीं। जैसे अभी गूगल पे से पेमेंट हो रहा है तो हमको दिख जाता है कौन सा स्टूडेंट कब दिया है। इसमें कुछ झूठ का बात नहीं है कि मैम हम दिए थे, आप यहाँ खड़े थे, हम आपको पैसा दिए थे। ऐसा वाला कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ऑनलाइन रिकॉर्ड है तभी तुमने दिया है। यूज ऑफ क्रॉस्ड चेक, उस पे भी क्रॉस्ड चेक यूज करो जिसमें अकाउंट पे ही लिखा हुआ होता है। अगर वो चेक खो भी जाता है रास्ते में तो कोई और उसको इनकैश नहीं कर पाएगा। सेफ्टी ऑफ चेक बुक्स, अपना चेक बुक संभाल के रखो। चेकिंग इनवॉइस, बिल चेक करो कहाँ कहाँ पेमेंट हुआ है। चेक साइन करने के पहले बोलो हमको बिल दिखाओ। ऑथोराइज सिग्नेटरीज, सारे चेक में ऑथोराइज्ड पर्सन ने ही साइन किया है कि नहीं ये चेक करो। फिर उसको कैश बुक में भी एंट्री करो। इस तरह ये चैप्टर ओवर हो गया।